नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक जिसका नाम है साम्य अवस्था की स्थिति या दृढ़ पिंडों पर साम्य अवस्था की स्थिति। इक्विलिब्रियम किस कंडीशंस में होगा। जनरली अपन मान के चलते हैं कि कोई एक वस्तु है, अगर इस वस्तु को मैं साम्य अवस्था में मानूँ, जैसे ये धरातल पे पड़ी है तो धरातल पर ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं वेट, भार बोलते हैं। वही धरातल इसको ऊपर उठाए रखने के लिए जो फोर्स लगाएगा जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन आर बोलते हैं। अगर R = W है, इसका मतलब ये वस्तु इस धरातल पर जमी रहेगी, अपनी स्थिति में रहेगी, तो ये कंडीशन कहलाती है साम्य अवस्था की स्थिति। तो हम जनरली चैप्टर अपना चल रहा है रोटेशनल मोशन का। अगर कोई वस्तु रोटेशनल मोशन करती है किसी एक सेंटर ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में, या फिर वो एक ट्रांसलेटरी मोशन करती है, केवल स्थानांतरीय गति करती है, तो इस स्थिति में साम्य अवस्था के लिए हमारे पास क्या क्या परिमाण होंगे। तो मैंने कुछ लिख रखा है पहले से ही। अपना टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, दृढ़ पिंडों का साम्य अवस्था, जिसमें मैंने लिखा है कि बाह्य बल की उपस्थिति में दृढ़ पिंड दो प्रकार की गति करता है। एक तो करता है स्थानांतरीय गति, दूसरी करता है घूर्णन गति, जिसमें द रिजिड बॉडी कैन परफॉर्म टू काइंड्स ऑफ मोशन इन द presence ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। नंबर फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन एंड सेकंड है रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन। रोटेटरी भी लिख सकते हो और रोटेशनल भी लिख सकते हो। फर्स्ट इसमें हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें कि इसमें या ये किस प्रकार की गति है। तो अगर कोई बॉडी जिस पर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से सारे के सारे पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन करें, जैसे ये बॉडी है, सारे के सारे पार्टिकल यहाँ पर है, अगर आप इस पर फोर्स लगाओगे तो सारे के सारे पार्टिकल एक स्ट्राइट पाथ में और अनचेंज्ड पोजीशन के हिसाब से मोशन करेंगे, अर्थात इनके बीच की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो ऐसे मोशंस को हम लोग कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे मैं अगर इस वस्तु को आगे की तरफ ले जाता हूं तो इसका ये हिस्सा इसके पोजीशन को क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ वाला जो पार्टिकल है वो इसको क्रॉस नहीं करेगा, अर्थात दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी या रेखीय गति, जिसको लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन में the motion under which all particles of the body move with uniform motion, ऐसी गति जिसके अंतर्गत वस्तु के सभी कण समान रूप से गति करे, स्थानांतरीय या फिर रेखीय गति कहलाती है। दोनों शब्द सही है। घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस, ये एक फिक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में मोशन होता है। तो घूर्णन अक्ष के परितः वस्तु की गति घूर्णन गति कहलाती है। तो लिख दो, घूर्णन अक्ष के परितः वस्तु की गति जो है वो घूर्णन गति है। इसके बाद मैंने कुछ लिखवाया है इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होगा। मेन बात, अपना टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। तो ए बॉडी इज टू बी सेड इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ या its change in the linear or rotational state does not change। अगर कोई वस्तु लीनियर मोशन भी करती है तो वो लीनियर मोशन ही करती रहे, अगर इसकी पोजीशन का मान यहाँ नहीं आए या किसी दूसरी जगह नहीं जाए, या इस अक्ष से इसकी डिस्टेंस अगर r थी तो वो r ही रहे, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। बाय द वे, मान लो ये इसकी अक्ष है, इसके चारों ओर ये वस्तु घूम रही है ऐसे, तो इस अक्ष से इस वाले पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस इतनी रहनी चाहिए, इस वाले पॉइंट की यहाँ से इतनी डिस्टेंस रहनी चाहिए। ये कंडीशंस कहलाती है इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि कोई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो, पोजीशन में चेंज नहीं आए, तो ऐसी स्थिति को साम्य अवस्था की स्थिति कहते हैं। तो ए बॉडी टू बी सेड इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ इज द चेंज इन इट्स लीनियर और ट्रांसलेटरी स्टेट डज नॉट ब्रिंग बाय ए रिजल्टेंट फोर्स, कोई परिणामी बल से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए। एक वस्तु साम्य अवस्था में कहलाती है यदि इसकी परिणामी बल से कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं आए। परिणामी बल से इसके स्थिति में परिवर्तन नहीं आए, चाहे वह स्थानांतरीय या रेखीय को कह सकते हैं,
अथवा घूर्णन गति ही क्यों न करे। इसके बाद अपन लिखते हैं थोड़ी बात, वो है बल से संबंधित, न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित। तो अब आ जाएगा इन लीनियर मोशन। इन लीनियर मोशन रेखीय गति में वस्तु पर लगने वाला बल, वस्तु पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। इन लीनियर मोशन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी is F is equal to dp upon dt. F is equal to dp upon dt. If the resultant force F is equal to 0, यदि परिणामी बल का मान शून्य हो, यदि परिणामी बल का मान शून्य हो तो dp upon dt is equal to क्या हो जाएगा 0, which implies P is equal to क्या हो जाएगा कांस्टेंट। P क्या हो जाएगा भाई कांस्टेंट, यानी ये मान नियत हो जाएगा। ठीक है। P नियत तभी हो सकता है जब P is equal to mv, इसका मतलब m इज नॉट इक्वल टू 0 है बट v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर क्या हो नियत यानी कांस्टेंट हो। ये लिखो, जब का मतलब वहन। p कांस्टेंट कब हो सकता है, क्योंकि p का सूत्र होता है mv, या तो m का मान 0 हो जाए या v का मान 0 हो या फिर v क्या हो जाए कांस्टेंट। ऐसी कंडीशन में dp अपॉन dt क्या रहेगा कांस्टेंट। हम लाइन लिख सकते हैं फाइनल, इन द ट्रांसलेटरी मोशन, इन द ट्रांसलेटरी मोशन, इन द ट्रांसलेटरी मोशन द बॉडी इज इन द स्टेट, बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम when it have constant momentum or velocity, or in the state of rest, in the state of rest, यानी हिंदी में क्या लिख सकते हैं, स्थानांतरीय गति में, स्थानांतरीय गति में वस्तु संतुलन, या फिर इसको दूसरा नाम है साम्य अवस्था, साम्य अवस्था में तभी रहती है जब इसका संवेग, जब इसका संवेग या वेग दोनों में से कोई सा है, क्योंकि द्रव्यमान तो कांस्टेंट 0 के बराबर होता नहीं, ये तो कांस्टेंट रहता है। वस्तु का संवेग या वेग या तो नियत हो या शून्य हो। देखो, कोई कांस्टेंट राशि होती है ना, उसी का डिफरेंशिएशन, उसी का अवकलन जो है वो शून्य होता है हमेशा। तो P अगर कांस्टेंट होगा ना तभी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, या खुद P क्या हो 0 हो। तो पहली बात समझ में आ गई कि स्थानांतरीय गति के लिए जरूरी है कि वस्तु में त्वरण नहीं हो। क्या नहीं हो, त्वरण, एक्सीलरेशन नहीं हो। वस्तु में क्या नहीं हो भाई, एक्सीलरेशन नहीं हो। जरूरी क्या है कि अर्थात, एक लाइन लास्ट एंड लास्ट फाइनल अपन लिख देते हैं, अर्थात वस्तु साम्य अवस्था में होगी यदि इसका त्वरण शून्य हो। अब बात याद रखो बच्चों, त्वरण का मतलब हो गया या तो वो वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करे, ऐसे एकदम कांस्टेंट, उसके
पहले टाइम है, t1 टाइम पर भी वेलोसिटी वही है और t2 टाइम पर वेलोसिटी भी वही है। अगर आप पत्थर को ऊपर से नीचे गिराते हो तो वो वस्तु एक्सीलरेटेड होती है, हर टाइम बाद उसका वेग बढ़ता जाता है। आप कुएं में ऊपर से पत्थर धीरे से छोड़ते हो, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे वेलोसिटी उसकी बढ़ती है। इसका मतलब वो वस्तु एक्सीलरेटेड है। वहीं अगर आप उसको एक धागे से बांध कर धीरे धीरे नीचे जाने दो एक कांस्टेंट स्पीड से, तो उसका मतलब वो अनएक्सीलरेटेड है, वो वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रही है। तो ऐसी वस्तुएं सारी की सारी साम्य अवस्था में कहलाती है। कई उदाहरण है दैनिक जीवन में। मैंने अभी एक ब्लॉक का दिया कि धरातल पे रखे हुए ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम में है। दो व्यक्ति अगर इस पिंड पे फोर्स लगा रहे हैं आमने सामने से, F1 और F2, और दोनों बराबर हैं फोर्स, तो भी ये वस्तु इक्विलिब्रियम में रहेगी। जैसे हमारी पृथ्वी है वो इक्विलिब्रियम में है, सूर्य के चारों ओर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो दैट इज इन इक्विलिब्रियम। ऐसे ही सभी पार्टिकल्स, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो रिपल्सन फोर्स से रिलेटेड हो, सभी के सभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं हो तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा ऑटोमेटिक। नेक्स्ट अपने पास है रोटेशनल मोशन में क्या चीज़ होती है। तो लीनियर मोशन में तो dp/dt का मान 0 होना चाहिए। तो इन रोटेशनल मोशन, तो देखो रोटेशनल घूर्णी गति में या घूर्णन गति में एक ही शब्द है दोनों का। घूर्णी गति में दूसरा शब्द, इसको घूर्णन गति भी कह सकते हो। इन रोटेशनल मोशन, इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में हम क्या लिखेंगे, देखो रोटेशनल लिखेंगे इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम in rotational motion, in rotational motion, in rotational motion, then the external resultant torque का मतलब टाउ, जो घुमाने के लिए, वस्तु को रोटेट करने के लिए लगने वाला फोर्स टॉर्क कहलाता है। पीछे वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। द फोर्स ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड द टॉर्क। एक ही बात है। जैसे आप स्थानांतरीय गति में धक्का देते हो, वहीं अगर घुमाने के लिए वही धक्का दोगे तो उसको हम टॉर्क कहेंगे। रिजल्टेंट टॉर्क बिकम 0 देन द बॉडी is in the state of equilibrium। आपको पता होना चाहिए टाउ बराबर 0 होगा, तो इसका मतलब dl/dt भी किसके बराबर होगा, 0 के। और इसका मतलब dl/dt अगर 0 है तो या तो l का मान कांस्टेंट होगा। l क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मीनिंग वही है जो लीनियर मोशन में मोमेंटम का होता है। इसकी भी अपन चर्चा कर चुके हैं भी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क क्या चीज़ है, फोर्स क्या चीज़ है। ये हम सारी बातें पीछे के वीडियो में सीख चुके हैं। कैसे है, जैसे आप बॉडी पे फोर्स लगाते हो F, तो उससे लीनियर मोशन। वहीं अगर वस्तु को रोटेट करने के लिए कोई फोर्स लगा रहे हो आप किसी अक्ष के रेस्पेक्ट में, तो वही फोर्स F जो है टाउ में बदल जाता है, और इस टाउ का मान होता है R×F। पीछे के रिलेशन में हम डिटरमाइन कर चुके हैं ये बात। वहीं दूसरी बात, अगर लीनियर मोशन में मोमेंटम P = होता है mv, तो वहीं एक बॉडी जो रोटेट कर रही है किसी अक्ष के चारों ओर ऐसे, तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम शब्द आएगा। क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम। L का मान आएगा R×P। ये पीछे के वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। और हमने न्यूटन के सेकंड नियम से ये सीखा है कि किसी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। न्यूटन का सेकंड नियम है, मोशन का सेकंड नियम। तो उसी को अगर
रोटेशनल मोशन में देखें तो टाउ इज इक्वल टू आना चाहिए dl/dt, क्योंकि जो मीनिंग लीनियर मोशन में मोमेंटम का है वही रोटेशनल मोशन में l का मतलब होता है। तो ये भी एक प्रकार से सेकंड लॉ है रोटेशनल मोशन में। तो मैंने कहा टाउ बराबर 0 है, तो इसका मतलब टाउ 0 होने से dl/dt भी 0 होगा, विच इम्प्लाइज ये 0 कब आ सकता है, जब l का मान या तो कांस्टेंट हो या खुद 0 हो। तो अर्थात l क्या हो जाएगा, नियत कांस्टेंट। हिंदी मीडियम में लिख सकते हो, यदि एक वस्तु साम्य अवस्था में है, इसको लिखो, यदि एक वस्तु साम्य अवस्था में है जो घूर्णन गति कर रही है, जो घूर्णन गति कर रही है, तो इसका परिणामी बल आघूर्ण का मान 0 होगा। तो परिणामी बल आघूर्ण का मान 0 होगा, तब वस्तु साम्य अवस्था की स्थिति में कहलाएगी। तो L क्या रहना चाहिए, नियत। अब लाइन लिख देंगे, अतः घूर्णन गति में वस्तु साम्य अवस्था में कहलाएगी यदि इसका कोणीय संवेग क्या हो भाई, नियत या 0 हो, नियत या 0 हो। दूसरी लाइन और, यदि वस्तु या तो स्थिर अवस्था में हो, मतलब गति करे ही नहीं, एकदम रुकी भी हो, स्थिर अवस्था में हो, या एक नियत कोणीय वेग ओमेगा से गति करे, ओमेगा से घूर्णन गति करे, ओमेगा से, ऐसे ओमेगा लिखे, नियत कोणीय वेग ओमेगा से, ऐसे ओमेगा से घूर्णन गति करे। ये दोनों तीनों बातें कंडीशंस हो गई। अंग्रेजी में लिख सकते हो, hence a body is said to be in equilibrium state in rotational motion if its angular momentum is constant or 0, और दूसरी डेफिनेशन लिखो, a body is in state of rest or moving with a constant angular velocity omega, तो ये था हमारा साम्य अवस्था से संबंधित। अगर वर्ताकार गति करे तो उसका कोणीय वेग नियत होना चाहिए, या कोणीय संवेग का मान नियत होना चाहिए, कोणीय त्वरण का मान 0 रहना चाहिए उस कंडीशन में। अब का अपना टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ध्यान रखें, मोमेंटम नहीं है, दोनों में अंतर है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, मैंने एक टॉपिक जब सेंटर ऑफ मास करवाया था तब मैंने कहा था कि द्रव्यमान केंद्र में, यानी द्रव्यमान केंद्र को सेंटर ऑफ मास कहें, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष टोटल मोमेंटम जो होता है, टोटल मूवमेंट जो है उसका मान 0 था। सेंटर ऑफ मास की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने इस बात को कहा था कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में टोटल मूवमेंट, टोटल आघूर्णों का योग या बीजगणितीय योग 0 होता है। ये हमारी इसमें डेफिनेशंस थी। अब आ भी गया टॉपिक भी, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, आघूर्णों का सिद्धांत, आघूर्णों का सिद्धांत। इसमें लिखिए,
दो बातें हैं बच्चों आघूर्णों के सिद्धांत में कि एक बॉडी अगर किसी एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेशनल मोशन में हो, आपने अक्सर पार्क के अंदर बच्चों को झूलते हुए देखा होगा, जैसे ये एक फिक्स पॉइंट है और ये इनका बीम है, ये पूरा इनका बीम है। एक बच्चा किसी एक किनारे पे बैठता है, दूसरा किसी दूसरे किनारे पर, और अप और डाउन की कंडीशंस पे देखते हैं। अगर दोनों को बैलेंस करना है, एकदम दोनों को बराबर कंडीशंस में लाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि बॉडी इस किनारे पर मास कितना लगा हुआ है। अगर m1 किसी बच्चे का द्रव्यमान है वो m1 है, और इस किनारे पर मास जो लगा हो m2 लगा हुआ है। अगर मान लो m1 है वो ज़्यादा है m2 से, तो ऐसी कंडीशन में ये वाला किनारा नीचे की तरफ झुकेगा, ये वाला थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन तो नहीं हुई। इक्विलिब्रियम का मतलब बराबर आना। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या लीवर का प्रिंसिपल भी इसको बोलते हैं। लीवर मतलब तराजू, तकड़ी, जो घरों में हम काम में लेते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, एक बीम लगा रहता है, एक लीवर लगा रहता है ऊपर वाला, नीचे जो उनके पलड़े लगे रहते हैं। अगर जब तक वेट बराबर नहीं हो तब तक हम उसमें मटेरियल उड़ेलते रहते हैं। होता क्या है बच्चों कि अगर जिसका मास ज़्यादा है उसका इस इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिस्टेंस कम रहनी चाहिए। अगर मैं कहूँ ये मास जो है, या इसको मैं वेट भी कह सकता हूँ, दूसरा शब्द क्या बोल दूँ, वेट। यहाँ मैंने वेट लगाया है, और इस वेट को दबाने के लिए या इसको उठाने के लिए ऊपर की साइड में हमें लगाना पड़ेगा एफोर्ट्स। क्या लगाना पड़ेगा, एफोर्ट्स। ये तो हो गया भार, और इसको बोलते हैं प्रयास। क्या बोलते हैं, प्रयास, कि इसको दबाने का प्रयास करें। तो ये आ गया हमारे पास D2। तो आघूर्णों के सिद्धांत से अब मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूं। आघूर्णों के सिद्धांत से भार इंटू भार भुजा, भार इंटू भार भुजा बराबर होता है प्रयास इंटू प्रयास भुजा, प्रयास भुजा। देखो जो आप एफोर्ट्स लगा रहे हो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन O से डिस्टेंस कितनी है, दैट इज एफोर्ट्स आर्म। इसको क्या बोलेंगे, एफोर्ट्स आर्म, एफोर्ट्स आर्म। इसको बोलेंगे वेट आर्म। दो शब्द आ गए, वेट आर्म एंड एफोर्ट्स आर्म। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, इसका दूसरा शब्द और लिख दो, लीवर। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीवर भी कहा जा सकता है। वेट इंटू वेट आर्म इज इक्वल टू होता है एफोर्ट्स इंटू एफोर्ट्स आर्म। दैट्स ऑल। वेट इंटू वेट आर्म इज इक्वल टू एफोर्ट्स इंटू एफोर्ट्स आर्म। अब देखो इधर वेट कितना है, तो वेट मेरे पास ध्यान से देखने वाली बात है। इसको वेट के रूप में कहूँ तो आएगा मास इंटू एसिलरेशन। क्या आएगा, मास इंटू एसिलरेशन, दैट इज W1। इसको आप F1 भी कह सकते हो। यहाँ क्या आ जाएगा भाई, M2G आ जाएगा, दैट इज W2 एफोर्ट्स। ये F2 के बराबर है। ये सब बातें लिख दो, ये डायग्राम भी बना दो। इसको बोलते हैं भार भुजा, इधर वाली को D1 को, इसको बोलते हैं प्रयास भुजा। तो नीचे आ जाएगा W1 इंटू D1 बराबर आएगा W2 इंटू D2। आगे कह सकते हो भार W1 है, भार भुजा D1 है, प्रयास W2 है, और प्रयास भुजा
d2 है। आप छाप दो भाई, वेट इज इक्वल टू W1, वेट आर्म इज इक्वल टू D1, एफोर्ट्स इज इक्वल टू W2, एफोर्ट्स आर्म इज इक्वल टू D2। और अगर आपको किसी भी एक साइड की भुजा चाहिए या फिर कोई वेट का मान चाहिए, वैसे मैं कह दूँ W1 का मान कितना होगा, दैट इज बिकम D2/D1 इंटू W2, अर्थात D2 जितना ज़्यादा होगा वेट उतना ही कम होगा। यहाँ से जितनी ज़्यादा लंबाई होगी हमें इधर बैलेंस करने के लिए उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इसलिए घरों में जो हमारे लीवर होता है, तराजू जिसको तकड़ी बोलते हैं, उसके लिए एकदम सेंटर में हम उसका पॉइंटिंग पकड़ते हैं, सेंटर में बीच में, ताकि दोनों साइड में बराबर वेट आ जाए। अगर वो थोड़ा सा किसी एक दूसरी साइड में हो तो अनबैलेंस की कंडीशन आ जाएगी। अनबैलेंस का मतलब अगर उसमें मान लो यहाँ से बीच में ये जो पकड़ने वाला पॉइंट जो होता है तकड़ी का वो यहाँ है, ये जो मैंने अंगुली लगा रखी है, तो इधर लंबाई ज़्यादा है इधर कम है, तो इस साइड में हमें कम वेट डालना पड़ेगा, इधर ज़्यादा डालना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए, तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं कहलाएगी नॉर्मली। इस प्रकार का है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या आघूर्णों का सिद्धांत। इसे आघूर्णों का सिद्धांत भी कहते हैं, लिख दो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लीवर भी कहला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसके नीचे लिखना है, नीचे ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ नीचे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लीवर, LEVER। लीवर हमारे शरीर वाला नहीं, लीवर उस तकड़ी के भाग को कहा जाता है जिस पे हम वेट लगाते हैं। ये लीवर है, ये क्या कहलाता है, लीवर। इस पूरे भाग को ही अंग्रेजी में लीवर कहते हैं और हमारी भाषा में इसको कहते हैं तराजू, तकड़ी, तराजू। अब अपना टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, INERTIA, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। किस से रिप्रेजेंट करते हैं? I से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम क्या समझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का? तो दैनिक जीवन में हम उदाहरण देखते हैं कि अगर किसी वस्तु को हम घुमाने का प्रयास करें या उसको धक्का देने का प्रयास करें तो वस्तु का अपना एक स्वभाव है कि वो उस चेंज में विरोध करे। अगर कोई वस्तु गतिशील है और अगर उसको रोकना चाहें तो बॉडी का स्वभाव रहेगा कि वो ज़बरदस्ती गति करने का प्रयास करे। अर्थात वस्तु की एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा गुण जिसमें स्थिति में परिवर्तन होने पर वह स्थिति का विरोध करे। या हम लिख सकते हैं वस्तु का एक ऐसा गुण जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे। वस्तु में स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व कहलाता है। अंग्रेजी में लिख दो, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय विच इट opposes to the change in its position, which is in state of rest or in motion, is called inertia। ये हम चैप्टर नंबर 3 में डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। ये केवल लीनियर बात थी। अगर लीनियर मोशन में है और या लीनियर रेस्ट में पड़ी है, सीधी पड़ी है और उसको आप उठाना चाहो, धक्का देना चाहो, तब तो कहलाएगी इनर्शिया।
और इसी में लिख देंगे इफ द बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन, then the property by which it opposes to the change in its state, then this property is called moment of inertia. इसमें लिख देंगे घूर्णन गति में वस्तु का वह गुण, आपसे अगर जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा पूछे तो यही लिखने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। इस चैप्टर का मेन टॉपिक ही यही है, इसी टॉपिक के लिए चैप्टर पूरा बना यूँ समझो। घूर्णन गति में वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। इसे I द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये समझने वाली बात है कि अब कोई ज़रूरी नहीं है कि वस्तु रेस्ट में ही रहे। मान लो कोई पंखा लगातार ऐसे घूम रहा है और आपने उसकी ताड़ी को पकड़ लिया, रोक लिया, लाइट चालू है, तो कुछ समय जब तक आपने उसको रोक रखा है, जब तक आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है, बाहरी बल लगा रखा है, तब तक वो रुका और रहेगा। जैसे ही आपने छोड़ दिया पंखा फिर घूमने लग जाएगा। इसका मतलब पंखा लगातार वो प्रयास कर रहा है कि उसकी स्थिति में चेंज नहीं आए। अगर लाइट बंद है, पंखा बंद है और आपने धक्का दिया, जब तक वो आप धक्का दे रहे हो तब तक वो घूमता रहेगा। जैसे ही धक्का देना बंद किया फिर रुक जाएगा। घर में हम हवा लेने के लिए पंखी करते हैं, जब तक हम हाथ से उसको घुमाते हैं तब तक घूमती रहती है, जैसे ही हाथ से घुमाना बंद किया रुक जाएगी। इसका मतलब हर एक वस्तु में एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो उसमें अपनी चेंज हो रही है उसका विरोध करे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसे गुण को हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। और इसका मैथमेटिकली मान कितना होगा वो हम अभी देखते हैं। लिख दो नीचे, इसका गणितीय रूप से मान वस्तु के द्रव्यमान तथा इसकी अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के, ध्यान से सुनना ये बात, लंबवत दूरी किससे है भाई? अक्ष से। अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मान किसके बराबर होता है भाई? इसका गणितीय रूप से जो मान है वो वस्तु का द्रव्यमान वह इसकी अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। इट्स मैथमेटिकली वैल्यू या इट्स वैल्यू सीधा लिख सकते हो, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ mass of the object and
and perpendicular distance from the axis of the object. Perpendicular distance from the axis of the object. ऑब्जेक्ट की जो रोटेशनल एक्सिस है उससे उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। उदाहरण बना दो एक, जैसे ये कोई सिस्टम है, इसकी रोटेशन एक्सिस यहाँ पर है, इसके अलग अलग पार्टिकल है, एक m1 है, एक m2 है, एक m3 है, 3 कण मान लेते हैं। पहले वाले की दूरी r1 है अक्ष से, ये रोटेशनल एक्सिस है, ये r3 दूरी है जो इसके चारों ओर ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। तो पहले कण का जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, I1 m1 r1 का स्क्वायर, देखो द्रव्यमान तो है ही, इनटू क्या है, लंबवत दूरी का वर्ग, बात ये है। दूसरे कण का जड़त्व आघूर्ण लिख दो भाई, प्रथम कण का जड़त्व आघूर्ण, शॉर्ट में लिखा है मैंने, प्रथम कण का जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, शॉर्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi ऑफ फर्स्ट पार्टिकल I1 इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर। फिर कह देना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड पार्टिकल, द्वितीय कण का जड़त्व आघूर्ण m2 r2 का स्क्वायर। फिर कह देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थर्ड पार्टिकल दैट इज m3 r3 का स्क्वायर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, सो m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर। ऐसे इस प्रकार टोटल मान ज्ञात कर सकते हो। अब कह दें इफ द होल मास इज m, होल मास इज कैपिटल M एंड perpendicular distance is r, then moment of inertia I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, द्रव्यमान इसका m है, लंबवत दूरी इसकी r है, तो आ जाएगा mr स्क्वायर। I इज इक्वल टू mr स्क्वायर लिख दो। यदि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान m व लंबवत दूरी r हो, निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान m व लंबवत दूरी r हो, तो I बराबर यानी जड़त्व आघूर्ण का मान I बराबर mr स्क्वायर होगा। ऐसे ही x y z के रूप में भी आप मान सकते हो। x एक्सिस में मान क्या आ जाएगा, तो x एक्सिस में mx का स्क्वायर, अगर x1 है तो x1 का स्क्वायर, x2 है तो x2 का स्क्वायर, इस प्रकार x1 x2 x3 के रूप में भी मान आ सकते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं अपन जड़त्व आघूर्ण का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। जड़त्व आघूर्ण का मान होता है द्रव्यमान इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का वर्ग। अब देखो डिपेंडेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिपेंडेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एम आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब जड़त्व आघूर्ण की निर्भरता, ये किस किस पर निर्भर करता है। हमारे पास एक सूत्र है एम आर स्क्वायर, याद रखो। एम क्या होता है, मास। तो पहला किस पे डिपेंड कर रहा है, यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि इट इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी।
पहली बात तो ये, जितना ज़्यादा मास होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा। एक ट्रक को आप धक्का दो, वही एक कार को धक्का दो, ज़्यादा धक्का किसको देना पड़ेगा? ट्रक को, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, मास ज़्यादा है। एक बड़े पत्थर को किसी चीज़ के चारों तरफ घुमाओ, वहीं एक हल्के चीज़ को घुमाओ, तो जो भारी है उसको घुमाने में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक हल्की वस्तु घूम रही है और एक भारी वस्तु घूम रही है, और अचानक उस पर फोर्स लगाना बंद करो, तो जैसे ही आपने बल लगाना बंद किया तो जो भारी वस्तु थी वो सबसे पहले रुकेगी और हल्की वाली बाद में, क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है, वो रुकने का प्रयास सबसे ज़्यादा करेगी। दो पंखे हैं, एक की ताड़ियाँ हल्की है, एक की भारी है। मैंने लाइट अचानक बंद कर दी तो जो भारी वाली जो थी वो थोड़ी जल्दी रुक जाएगी, हल्की वाली थोड़े टाइम बाद रुकेगी। कारण ये है कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है वो रुकने का प्रयास भी उतना ही ज़्यादा करेगी। वहीं अगर कोई वस्तु कंटिन्यूअसली गति करती जा रही है तो भारी वाली रुकेगी नहीं जल्दी सी, हल्की वाली आसानी से रुक जाएगी। ऐसा भी है, एक पत्थर घूम रहा है हल्का, इसको पत्थर को घुमाया जा रहा है हल्के से, एक को घुमाया जा रहा है भारी को, और वो कंटिन्यूअसली घूम ही रहे हैं। आप अगर उनको रोकना चाहें तो भारी वस्तु जो होगी, जिसका वेट ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, वो आसानी से रुकेगी नहीं। रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पहला डिपेंडेंस क्या हो गई? यह द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, ऑन द मास ऑफ द बॉडी। दूसरा है ऑन द पोजीशन ऑफ रोटेशनल एक्सिस, ऑन द पोजीशन ऑफ रोटेशनल एक्सिस। यह घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है, घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। और तीसरा आ गया द्रव्यमान वितरण पर। अब जरूरी नहीं है कि हर एक वस्तु वर्ताकार हो, कोई एल आकार की भी तो हो सकती है, दोनों के द्रव्यमान बराबर है। इसका भी द्रव्यमान m है, इस एल आकार की वस्तु का द्रव्यमान भी m है। ये 2 किलोग्राम की, ये भी 2 किलोग्राम की, लेकिन इसका द्रव्यमान का जो वितरण है वो वर्ताकार है और इसका द्रव्यमान एल आकार में है। तब भी इनके जड़त्वागुण अलग अलग हो जाएंगे। इसका जड़त्वागुण तो mr² आएगा, इसका कुछ अलग ही आएगा, हम निकालेंगे हमारे पास एप्लीकेशन साइंस के। तो नेक्स्ट 3 नंबर है द्रव्यमान वितरण पर, मास डिस्ट्रीब्यूशन या ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, ये कितने 3 बातों पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका जड़त्वागुण ज़्यादा। पोजीशन, कोई वस्तु कितनी दूरी पर है, एक वस्तु यहाँ पर है, एक वस्तु इसके जस्ट पास में है, तो पास वाली आसानी से घूम जाएगी। आर का मान ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रही बात? यानी कोई वस्तु जितनी ज़्यादा अक्ष से दूर है उसको घुमाने में उतने ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक छोटा सा धागा लो, पत्थर आराम से ऐसे घूम जाएगा। वहीं एक पत्थर लो जो इसके साथ धागा लंबा बंधा हुआ है, तो आपको घुमाने में ऐसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि वस्तु की पोजीशन पर, वस्तु के द्रव्यमान वितरण पर और उसके द्रव्यमान पर जड़त्वागुण निर्भर करता है। अब अपने क्वेश्चन देखते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इसमें 3 कण जो बताए जा रहे हैं उनके द्रव्यमान है, एक का 1 किलोग्राम, दूसरे का 2 किलोग्राम, तीसरे का 3 किलोग्राम, चौथे का 4 किलोग्राम। 1 2 3 4 किलोग्राम। तो हमारे पास इस प्रश्न में 4 द्रव्यमान कण है। 1 किलोग्राम का है एक, m1 का मान 1 किलोग्राम है। दूसरा m2 जो है वो मेरे पास 2 किलोग्राम का है। तीसरा m3 जो है मेरे पास 3 किलोग्राम का है और चौथा m4 जो है मेरे पास 4 किलोग्राम का है। इनके लिए स्थिति सदिश जो मेरे पास है, पहले वाले के लिए स्थिति सदिश जो है वो 0 0 पर है, मतलब मूल बिंदु पर है। x, y और z तीनों पोजीशंस के मान 0 0 है। इसका मतलब r के जो स्थिति सदिश है वो ये है, या पहला जो कण है उसकी स्थिति सदिश ये, कोऑर्डिनेट सिस्टम के मान ये। दूसरे के लिए कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिख दो, कोऑर्डिनेट्स पहले वाले के ये, दूसरे वाले के लिए है 2 0 0, मतलब x एक्सिस पर है 2 मीटर दूरी पर।
तीसरा वाला जो है वाई एक्सिस पर है और 3 मीटर दूरी पर है। चौथा वाला जो है एक्स और वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में है और जेड का मान उसके लिए 0 है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स है, ये इनके मास है पार्टिकल्स के। सॉल्यूशन सबसे पहले तो इसको ज्योग्राफी के लिए आप बताओ, ज्योमेट्रिकल। जेड का मान तो सब में 0 है, तो जेड एक्सिस बनाओ या नहीं बनाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये जेड एक्सिस, ये वाई, ये एक्स, इधर वाला एक्स का ऋणात्मक भाग नेगेटिव पार्ट एक्स डैश, इधर ये वाई डैश, जिसको जेड के लिए सब के मान 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, वहाँ भी 0, तो एक्स नए भी बनाओ तो भी चलेगा। दैट्स ऑल। 1 किलोग्राम मैं कह देता हूँ मूल बिंदु पर है यहाँ पर। इसका मास कितना है भाई? कोऑर्डिनेट 0 0 है, मास है इसका 1 किलोग्राम। बात पूरी। पहला कण मैंने यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया। दूसरा कण जिसका द्रव्यमान तो है m यानी 2 किलोग्राम, जो x एक्सिस में 2 मीटर पर है, y का मान 0 भी है, z का मान भी 0, तो ये मान लो 1 मीटर, ये मान लो 2 मीटर, यहाँ पर है 2 किलोग्राम का द्रव्यमान। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गई? 2, x एक्सिस का मान 2, y का मान 0 और z का मान भी 0। ये निर्देशांक हो गए, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। याद रखो बच्चों, ये मेरे पास एक निर्देश तंत्र होता है। मान लो यहाँ कण कोई P है, तो इसका x एक्सिस में कितनी दूरी पर मान है, दैट इज कॉल्ड x। ये ऊंचाई कितनी है y डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड y। z एक्सिस जो अपनी तरफ होती है उससे इस P की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज कॉल्ड z। ये मैं कई बार वीडियो में समझा चुका हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका मतलब x एक्सिस से जो इस बिंदु की दूरी है वो x निर्देशांक है, x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट का मतलब y डायरेक्शन में इसकी ऊंचाई कितनी है। मैं अगर इसकी बात करूं ये, तो ये x एक्सिस से कितनी दूरी पर, मैं मान लो x एक्सिस से हूं, तो x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे, धरातल से कितनी ऊंचाई पर है, दैट इज y। और थर्ड डायरेक्शन जो ओरिजिन से होता है नॉर्मली, दैट इज z। जैसे इस बोर्ड की बात करूं तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस और अपनी तरफ z एक्सिस, और कोई पॉइंट यहाँ पर है। तो ये जो x एक्सिस था, इसका मतलब इस मूल बिंदु से ये कितनी दूरी पर है, दैट इज x। धरातल से उठा हुआ कितना है, दैट इज y। अपनी तरफ जो ये x है, इसका मतलब इससे ये कितनी दूरी पर है, दैट इज z। तो z का मान तो सब जगह 0 दे रखा है, इसका मतलब 2 डायमेंशनल है, और मैंने डायग्राम में भी इसको शो नहीं किया। तीसरा पार्टिकल जिसका द्रव्यमान तो 3 किलोग्राम है, x के लिए मान उसका 0 है, y के लिए 3 है, मतलब x 0 यहाँ पर, और y 3 का मतलब 1 2 और 3 यहाँ पर। तो ये 3 किलोग्राम का मास है, जिसके कोऑर्डिनेट है 0 3 0। चौथा कण M4, ये है -2 और 0, तो 1 ये 2, ये तो हो गया -2। y एक्सिस में देखो, ये नीचे की तरफ, y एक्सिस में नीचे की तरफ 1 और ये 2, इन दोनों को आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ। यहाँ जो कण होगा दैट इज -2 एंड 0। यहाँ है मेरे पास 4 किलोग्राम। तो ये इन बिंदुओं को मैंने प्रदर्शित कर दिया है, और इन सभी कणों का जड़त्व आघूर्ण चाहिए मुझे। क्या चाहिए? जड़त्व आघूर्ण। डायग्राम बना दो अच्छे से। डायग्राम बन गया हो तो हम आगे लिखेंगे। हाँ बना दो। प्रश्न में अपने से क्या पूछा गया है? जड़त्व आघूर्ण। 4 कण हैं जिनके निर्देशांक दे रखे हैं। 4 कणों के द्रव्यमान 1 2 3 4। 4 बिंदु द्रव्यमान जिनके मान 1 2 3 4 किलोग्राम है। वह इनकी स्थिति सदिश 0 0 0 2 0 0 0 3 0 -2 0 है। तो उनके जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। पहला कण के लिए जड़त्व आघूर्ण, तो प्रथम बिंदु द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण I1 बराबर m1 r1 का स्क्वायर। तो सिंस याद रखो सदिश r का मान होता है x i कैप, y j कैप और z k कैप। तो r बराबर क्या हो गया? √x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर।
अब देखो ये तो हो गया आर का सूत्र। मैं R1 देखना चाहूँ तो ये कोऑर्डिनेट काम में लूँगा, ये मान x का है, ये y का है और ये z का है। तो कह देंगे इसलिए R1 का मान आ गया √0 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर, दैट इज 0। ठीक है, तो R1 का मान जब 0 है तो हमारे पास इसके नीचे क्या लिख देंगे हम, I1 का मान। एक बार ये कोऑर्डिनेट पड़े रहने दो, R2 भी चाहिए अपने को। तो देयरफॉर I1 का जो मान है वो आ जाएगा M1 R1 का स्क्वायर, दैट इज M1 का मान कितना है 1 किलोग्राम, ये पड़ा। तो 1 × 0 बराबर 0, तो I1 का मान तो आ गया 0। इसी प्रकार सिमिलरली अंग्रेजी में लिख सकते हो द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पॉइंट पार्टिकल, इसको लिख देना द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पॉइंट पार्टिकल I1 = M1 R1 का स्क्वायर। फिर कह देना सिंस वेक्टर R का मान तो होता है XI कैप YJ कैप ZK कैप, जो हम पहले के चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। तो R क्या हो जाएगा X² Y² Z², इसलिए R1 क्या हो जाएगा, जो X का मान X1 का मान था, Y1 का मान Z1 का मान। सिमिलरली M2 कण का जड़त्व आघूर्ण, सिमिलरली द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ M2 पार्टिकल, लिख दो भाई सिमिलरली द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ M2 पार्टिकल I2 = M2 R2 का स्क्वायर। तो I2 = M2 R2 की जगह मैं क्या कर दूं भाई, चलो सीधा डायरेक्ट ही लिख दूं, R2 का मतलब हो गया, एक मिनट वापस, सिंस R2 बराबर √, इसका स्क्वायर x का जो है 2, y 0 है, z 0 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दैट इज बिकम 2 का स्क्वायर का √ है तो 2 रह गया। तो I2 = 2 किलोग्राम तो द्रव्यमान था, तो M2 की जगह कितना रख दूंगा 2, R की जगह कितना आया है मेरे पास इससे, वो भी 2 आया है, तो टोटल कितना आ गया 4। तो I2 मेरे पास आ गया 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। याद रखो इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, मीटर में R होता है। तीसरा देखो ऐसे ही R3 कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 0, तो 3 का स्क्वायर का √ कितना होता है 3, R3 का मान भी 3, R4 वाला थोड़ा चेंज होगा। ये स्क्वायर था, ये 0 था, ये तो सारे 0 हो गए, स्क्वायर से √ उड़ गया। तो अब यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 2 = 8, ये 8 होगा बच्चों, 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सही है, न कि 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और देखें थोड़ा I3 यानी कौन से कण का भाई, M3 कण का जड़त्व आघूर्ण, I3 = M3 R3 का स्क्वायर। सिंस R3 देखो कितना है √0 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0, भाई 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर वापस 0 का स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। तो I3 बराबर, ये मान वैसे देखें तो कितना आ गया 3 आ गया, I3 बराबर M3 का मान रखो दैट इज़ 3, वो 3 था, R² मतलब R की जगह कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, 9 × 3 = 27 आ गया भाई I3 का मान किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ऐसे कह दो, अतः
I4 और कह दो भाई कौन से कण का है भाई, M4 का जड़त्व आघूर्ण। I4 आ जाएगा M4 r⁴ का स्क्वायर। M4 तो पहले r⁴ ज्ञात करो, इसके नीचे लिख देना सिंस r⁴ बराबर √-2 का स्क्वायर। देखो भाई थोड़ा ऊपर लिखते हैं बेटर रहेगा। r4 बराबर इस -2 का स्क्वायर, फिर इस -2 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर। 4 + 4 8, तो √8 है r4 का मान। √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2। कैसे भाई, दैट इज बिकम 2 × 4, 4 का √2 बार निकल गया। r4 का मान आते ही मेरे पास आ जाएगा I4 का मान कितना था, M4 × r4 का स्क्वायर। तो r4 का मान तो 2√2 है, M4 का मान 4 था, तो 4 किलोग्राम द्रव्यमान को r से गुणा करेंगे तो 2√2, दैट इज बिकम 8√2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दैट इज इट इज ऑल्सो स्क्वायर। तो फिर तो ज़्यादा हो गया, r का स्क्वायर था ना, r⁴ का। तो I4 बराबर 4 × इसका स्क्वायर आ गया 2 × 4 और इसका रूट हट गया, ये आ गया भाई साहब 16 × 2 = 32 आ जाएगा 32। तो I4 बराबर 32 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये लो। अगला टॉपिक अपना है रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंटम। तो अतः कुल जड़त्व आघूर्ण, उसी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा भाई, कुल जड़त्व आघूर्ण I बराबर I1 + I2 + I3 + I4। तो I का मान, I1 का मान मेरे पास 0 था, I2 का मान मेरे पास है 8, I3 का मान 27, I4 का मान 32। टोटल मान आ गया 32 और 8 कितने हो गए 40 और 27 कितने हो गए 67। ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दैट इज बिकम I। बस तो आज का इस क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।